चलिए जी, जो आज का हमारा टॉपिक है डेट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज प्राइमरली हम इस पे रेशियो के ऊपर ही बात करेंगे। सो दैट एंड अगेन हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से पिक करेंगे एंड स्लोली एंड स्टेडली हम लोग इसको इसका लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। रेशियो रेशियो मेरे हिसाब से क्या है, इट इज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग द टू थिंग्स। रेशियो इज कंपैरिजन। सबसे पहले तो बात हमारे पास ये है कि कैसे, फॉर एग्जांपल, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी, और ए इज टू बी, और ए एंड बी। तो कंपैरिजन किस तरह से है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं कि देयर आर टू फ्रेंड्स, राम एंड श्याम, लेट्स से, तो दे आर हैविंग देयर सेविंग्स इन द रेशियो 4:5। तो दिस गिव अस द कंपैरिजन दैट श्याम इज हैविंग मोर सेविंग्स देन राम, दिखता है। लेकिन एग्जैक्टली सेविंग्स क्या है वो हमें नहीं पता। इट कुड बी 400 एंड 500, it could be 4,000 and 5,000, it could be 4 lakhs and 5 lakhs, it could be any amount। बट इतना हमें पता है कि शाम की सेविंग्स ज्यादा है, राम की सेविंग्स कम है। तो ये हमें एक कंपैरिजन जरूर देता है। एग्जैक्ट वैल्यू एकदम से नहीं हमें पता चलती। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी वैल्यू क्या? उसके लिए एक हमारे पास कॉमन मल्टीपल चाहिए होता है। वी ऑलवेज रिक्वायर ए कॉमन मल्टीपल, वो हम लोगों को चाहिए होता है टू फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन द रेशियो। अब रेशियो में एक और चीज है, जब ये a इज टू बी लिखा जाता है तो a इज द फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम लोग अगर हमारे पास एक ही टर्म दी गई हो तो हम उसको रेशियोज कहते हैं। और रेशियो का एक छोटा सा प्रिंसिपल ये भी होता है कि हम लोग इसको हमेशा स्मॉलेस्ट टर्म्स में रखते हैं। वी ऑलवेज कीप इट इन स्मॉलेस्ट टर्म्स। सो स्मॉलेस्ट टर्म इज डिजायरेबल हियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई चीज इस तरह से दी गई हो 24/28, सो यू कैन नॉट लेट इट keep like this, we have to cut it down and we should write it as 6/7। तो हम इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल टर्म्स में हमेशा लिखेंगे, राइट? एंड इक्वालिटी ऑफ रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन।
equality of ratios is proportion. तो हम जब इक्वालिटी ऑफ रेशियोज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई चीज 2:3 के रेशियो में है तो वी कैन से दैट 4:6 भी इसके बराबर होगा और 6:9 भी इसके बराबर होगा और 12:18 भी इसके बराबर होगा. So what we wanted to say कि this is equal to this or this or this. So this equality is known as proportion, जिसको हम लोग आगे फर्दर डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको इतना ही अभी रखते हैं. फर्दर आगे बात करते हैं हम लोग पहले रेशियोज के ऊपर. नाउ we are having different types of ratios. Just for your knowledge, if A is to B is some ratio, then its duplicate ratio is A square is to B square. अगर हम इसके ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात करेंगे so that is A cube is to B cube. जैसे जैसे इसका नाम है उसी तरह से हम इसकी बात करेंगे. सब डुप्लीकेट रेशियो is square root of A is to square root of B, जिसको हम A raised to power 1/2 is to B raised to power 1/2 भी लिख सकते हैं. एंड इसी तरह से सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की अगर हम बात करें तो दैट इज A raised to power 1/3 is to B raised to power 1/3. देन इसके बाद एक रेशो है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेशो. अब कंपाउंड रेशो हमारे पास ये कंबाइन करके आती है. सपोज हमारे पास A/B, C/D, E/F are some ratios. Right? Then कंपाउंड रेशो की अगर हम बात करें तो
वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस. That is, if we see here, तो हमारे पास इट विल बी ए इंटू सी इंटू ई अपॉन बी इंटू डी इंटू एफ. ये ऐसे चलता रहेगा. ठीक है. नाउ if we talk about the next one, this is really very important. This is known as inverse ratio. अब हम कहते हैं कि if, अगर तो हमारे पास A is to B some given ratio, then उसका जो इनवर्स रेशो होगा हम उसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1/A is to 1/B. और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. दिस विल बी रिटन एज B is to A. मतलब B इधर चला जाएगा एंड A इस तरफ आ जाएगा. B will go here and A will go here. लेकिन अगर हम लोग बात करें, ये तो 2 टर्म्स की बात थी. सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अभी 3 टर्म्स एंड मोर देन 3 टर्म्स. फॉर 3 टर्म्स A is to B is to C, inverse ratio is 1/A is to 1/B is to 1/C. Now 1/A is to 1/B is to 1/C. इसको आप सब लोग बड़े ध्यान से समझेंगे. हम इसका इनवर्स रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसका इनवर्स रेशियो फाइंड आउट करते हैं कि हम सबको ना डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं. डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम सबको एबीसी बनाते हैं. तो इसको हम बीसी से मल्टीप्लाई करेंगे और एबीसी से डिवाइड भी करेंगे. तो ये फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, बीसी अपॉन एबीसी. इसी तरह से हम सेकंड टर्म को एबीसी बनाएंगे तो एसी से मल्टीप्लाई करेंगे और एसी से ही डिवाइड भी कर देंगे. एंड इन द सेम वे जब लास्ट टर्म को हम एबीसी बनाएंगे तो ये बन जाएगा, AB से मल्टीप्लाई होगा तो AB अपॉन ABC आ जाएगा. एंड देन वी विल लीव BC इज टू AC इज टू AB. ये हमारी रिक्वायर्ड रेशियो होगी जब हम 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं. आप इसको याद कैसे रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे कि ये हमारे पास A था तो हमने A छोड़ दिया, BC कर लिया. B था तो B को छोड़ा, A इंटू C किया. एंड C के केस में हमने C को छोड़ दिया और हमने A इंटू B ले लिया. A को छोड़ा, BC ले लिया. B को छोड़ा, AC ले लिया. C को छोड़ा तो AB ले लिया. तो इस तरह से हम इसकी जो इनवर्स रेशियो हम इसको फाइंड आउट कर पाते हैं. तो इनवर्स रेशियो हमें आगे बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत सारी चीजों में यूज होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. नो, मैं जैसे आपसे बात कर रहा था अभी तो मैंने 3 टर्म्स ली. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास A is to B is to C is to D होता फॉर 4 टर्म्स, तो इनवर्स रेशियो को कैसे लेता, आई वुड हैव टेकन इट एज 1/A is to 1/B is to 1/C
इज टू 1/d। नाउ ए को छोड़ दें अगर, तो हम क्या लिखेंगे, b इंटू सी इंटू डी। बी को छोड़ेंगे तो बाकी के तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, a इंटू सी इंटू डी। सी को छोड़ेंगे तो a इंटू बी इंटू डी, एंड डी को छोड़ेंगे तो a इंटू बी इंटू सी। तो दिस इज द इनवर्स रेशो। ये हमारे पास क्या आ गई, इन चारों की इनवर्स रेशो। तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी इनवर्स रेशो को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो रेशो है वो यही है कि हम लोगों को क्या करना है, इसको इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब हम रेशो में बात करते हैं कभी भी, in ratio, if something is written as 3/4, it means it is equals to 3x is to 4x. Now this x could be anything, means तभी हम लोग इसको x को 2 लूंगा तो ये 6/8 हो जाएगा, x को अगर मैं 3 मान लूं तो ये 9/12 हो जाएगा, x को अगर मैं 7 मान लूं तो ये 21/28 हो जाएगा। तो ये जो x है, दिस x प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ये x वो कॉमन मल्टीपल है जिसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं। हमें ये कॉमन मल्टीपल चाहिए होता है, और मैं इस कॉमन मल्टीपल को हमेशा पार्ट्स की टर्म्स में लेके चलता हूं। ठीक है जी, सो दैट इज हाउ वी विल गो ऑन विद द थिंग्स। तो चलिए कुछ बेसिक सी चीजें समझते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन वी विल बी एबल टू डू दैट। सो हम इसको ऐसे लिखते हैं, द सैलरी ऑफ 2 फ्रेंड्स are in the ratio of 5:7. If one earns rupees 35,000, one knee. If I talk about not one could be anybody. If A earns rupees 35,000, अब हम इसके बेसिस के ऊपर हम बाकी की सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द सैलरी ऑफ बी, और ये हमें बोलता है आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सैलरीज। अब देखिए यहां पे हम इसको दो तरीकों से देख सकते हैं। पहले तो हम लोगों के पास क्या दिया कि ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। तो अब मैं इसको करता कैसे हूं, मैं जनरली इसको ऐसे मानता हूं कि यार ए की सैलरी 5 पार्ट्स है एंड दैट इज इक्वल्स टू 35,000। वन पार्ट निकालेंगे सबसे पहले, तो इट इज डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो 7,000। और फिर बी की सैलरी निकालने के लिए 7 पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे, तो इट इज 7 इंटू 7,000, इट मेक्स इट 49,000। नाउ डिफरेंस हम देख सकते हैं 49,000,
minus 35,000. So answer is 14,000. तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमने ना दोनों के आंसर्स फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं इसको ना ऐसे भी देख सकता हूँ। देखिए, मुझे एक चीज की वैल्यू मिल गई तो मैं दूसरी चीज की वैल्यूज बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। इफ आई गेट द वैल्यू ऑफ वन, एनी वन ऑफ द वैल्यू, जैसे मुझे इसमें ए की सैलरी पता थी 35,000 है। ठीक है, ए की सैलरी वॉज 35,000। तो ए की सैलरी अगर मेरे को 35,000 मिल गई तो उसके बेसिस पे मैं बाकी सैलरीज फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब देखिए, इसमें सिंपल सी बात क्या थी, ए की सैलरी 5 पार्ट्स इज 35,000। तो मैं बी की सैलरी को ना डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, 7 पार्ट्स डेट इज इक्वल्स टू 35,000 को पहले 5 से डिवाइड कर दो, इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई एक ही स्टेप में हो जाएगा, तो दैट विल बी 7,000। दिस इज 49,000। जस्ट अ सेकेंड। दिस इज 49,000। एंड डिफरेंस के लिए भी हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिफरेंस इज, आप देखें एक की सैलरी 5:7 की रेशियो है, तो डिफरेंस कितने का है, 2 पार्ट्स का डिफरेंस है। 7 और 5 के बीच में 2 पार्ट्स का डिफरेंस है, जिसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 35,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास किसी एक की वैल्यू पता होना तो हम बाकी किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज 14,000। तो इस तरह से हम लोग ये वैल्यूज को बेसिकली इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आप करेंगे, इफ scooty and a bike are in the ratio 8:15 and difference of their price is 70,000. Find number 1, price of each of them. Number 2, total price of both the things. शाबाश, जरा ट्राई करिए, देन विल सी कि कैसे किया करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से, अब हमारे पास ना ऑलरेडी क्या दिया गया, हमारे पास ऑलरेडी इन दोनों का डिफरेंस दिया है, दैट इज 70,000। और डिफरेंस अगर हम लोग रेशियो की टर्म्स में देखें तो 7 पार्ट्स की वैल्यू 70,000 है। अगर हम स्कूटी की प्राइस देखें तो वो 8 पार्ट्स आ जाएगी, दैट इज सिंपली 70,000 divided by 7 into 8, so that will makes it 80,000। अब हम थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क करेंगे। 7 पार्ट इज 70,000, 8 पार्ट इज 80,000, एंड इन द सेम वे अगर मुझे बाइक की बात करनी है, इट इज 15 पार्ट्स 15,000।
ठीक है जी। तो चलिए जी, अगर बाइक हमारे पास 15 पार्ट्स की वैल्यू 15,000 है, तो अगर हमारे पास टोटल प्राइस की बात कर रहा है, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 पार्ट्स। इन दोनों का एडिशन इज 23 पार्ट्स, एंड इस 23 पार्ट्स को हम डायरेक्टली 23,000 लिख सकते हैं। फिर हमें बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। सेम इज द केस अगर हम लोग यहां पे देखें, तो हमारे पास दिया गया टू नंबर्स आर इन द रेशियो 12:19 एंड इफ देयर सम इज 155। अब देखिए हम लोगों को ऑलरेडी सम दिया गया, मतलब इन दोनों पार्ट्स का एडिशन दिया गया है। तो 12 पार्ट्स प्लस 19 पार्ट्स को हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, दैट इज 31 पार्ट्स। अगर 31 पार्ट्स की वैल्यू 155 है, यही दिया गया हमें, तो बताइए उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चे जी डिफरेंस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 155, डिफरेंस वो 7 पार्ट्स, राइट। एंड डिफरेंस अगर 7 पार्ट्स है तो इट इज 155 डिवाइडेड बाय 31 into 7. Yes, we have got the right answer, that is 35. लेकिन जब मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा, राइट, तो प्रोडक्ट में मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए मुझे यहां पे पता चल गया, बिकॉज प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट विल बी 12 पार्ट्स into 19 पार्ट्स, राइट। तो आप सिर्फ उस पार्ट की वैल्यू लगा दीजिए, दैट इज 12 into 5 into 19 into 5. So this becomes 60 into 95. प्रोडक्ट में हम लोगों को ये दोनों को अलग अलग वैल्यू निकाल के करना पड़ेगा, एंड दैट विल गिव यू 5700. सो इट्स रियली ग्रेट कि सभी बच्चों ने इसको देखना शुरू कर दिया और आंसर निकालने शुरू कर दिए। सो दैट वाज द राइट थिंग। तो चलिए जी, लेट अस स्टार्ट अप विद सम बेसिक्स क्वेश्चंस। नाउ ये आपके पास है, अगेन two numbers are in the ratio 8:5. If the larger number is 27 more than the smaller number, find the numbers, right? तो find the sum of the numbers. तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई दोनों का डिफरेंस is 3 parts, that is equals to 27. तो सम हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अब, क्या, 27 divided by 3 into 13 parts. So that should give us the answer directly. तो sum is 13 parts. तो बस आप इसको क्या करेंगे, 3 9 इस p की जरूरत नहीं है, एंड 9 into 13 is 117. So in that case a part is the answer for us. So this was so very simple कि हम इसका आंसर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, लेट अस मूव इनटू द नेक्स्ट वन। ये हमारे पास बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1250 is distributed among A, B and C in the ratio 4:7:14. तो 3 लोग हैं, A is to B is to C, excuse me, 4:7:14, और ये बोलता है what is the ratio between the difference of the shares of B and A and the difference of share of C and B. Okay, देखिए जी इसका दो अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात अभी बताने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं
कहता है कि हमारे पास ए बी और सी के कितने पार्ट्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी के हमारे पास टोटल 25 पार्ट्स हैं। तो ये 25 पार्ट्स इज 1250। तो ए का वैल्यू आप निकाल दीजिए 4 पार्ट्स, विच इज 1250 divided by 25 into 4, that is 200. बी का इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं 7 पार्ट्स, that is 1250 upon 25 into 7, this is 350. एंड सी के लिए हमारे पास आ जाएगा 14 पार्ट्स, सो 1250 अपॉन 25 into 14, दिस इज 700। तो ये हमारे पास तीनों की पार्ट्स की रेशियो आ गई, तीनों के पार्ट्स आ गए, सॉरी। अब इसने हमें क्या बोला, इसने हमें बोला था कि भाई आप इनका क्या फाइंड आउट करें, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अगर आप देखें तो ये 150 है, डिफरेंस ऑफ बी एंड सी दैट इज 350, और आपको इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। सो रिक्वायर्ड रेशियो अगर मुझे फाइंड आउट करनी होगी, रिक्वायर्ड रेशियो अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो दैट रिक्वायर्ड रेशियो इज 150 अपॉन 350। काटूंगा तो ये 3:7 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो स्मृति जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 3:7। लेकिन एक और चीज यहाँ पे हमने सीखेंगे, ठीक है, ये तो हो गया कन्वेंशनल तरीका, एक बुकिश तरीका। लेकिन अदरवाइज हम लोग इसमें देखें, जब हमारे पास बेस सेम है ना सबके लिए, यानी बेस का मतलब जो वैल्यू जिसके ऊपर हम सारी बात कर रहे हैं वो सबके लिए 1250 ही थी। ठीक है, वो सबके लिए 1250 ही थी। तो हम लोग उस केस में डायरेक्टली रेशियोज के साथ बात कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का डिफरेंस इज 3 पार्ट्स, इन दोनों का डिफरेंस इज 7 पार्ट्स, तो मुझे रेशियो यहीं से 3:7 मिल जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या थी कि हमने सबको 1250 के ऊपर ही वैल्यू ली। पहले 1250 के हिसाब से ही हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की, बी की वैल्यू फाइंड आउट की और सी की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड देन फर्दर डिफरेंस भी हमारा उसी के हिसाब से आया। लेकिन बेस अगर सेम होगा तो, अगर बेस सेम नहीं होगा देन वी कैन नॉट गो फॉर दिस, फिर हम लोगों को पूरा कन्वेंशनल तरीके से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में 1250 को ही हम डिवाइड कर रहे थे, तो 1250 वाज द बेस फॉर ऑल ऑफ दीज 3 पीपल। इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली किसके ऊपर बात कर सकते थे, डायरेक्टली हम इस रेशियोज के डिफरेंस की सीधा बात कर सकते थे, सीधा रेशियो का ही डिफरेंस ले सकते थे, बिकॉज इसमें 4 हिस्से जो थे वो ए के थे, 7 हिस्से जो थे वो बी के थे, और 14 हिस्से जो थे वो सी के थे। तो यहीं पर ही डिफरेंस हमें पता लग गया, भाई इन तीनों का डिफरेंस जो है वो 3 पार्ट्स का है, बी और सी का डिफरेंस जो है वो 7 पार्ट्स का है। तो 3:7 हैज गिवन अस द डायरेक्ट आंसर, हमें यहां से मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सी द क्वेश्चन अगर हमारे पास ये चीज गिवन हो, और यही चीज हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस में निकालेंगे। चलिए जी, अब क्या होता है कि कई बार एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक का भी कुछ चीजें पूछी जाती है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये बोलता है द एवरेज एज ऑफ ए पर्सन एंड हिज सन इज 30 years, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 4:1, फाइंड द एज ऑफ द सन। अब यहां पे हमारे क्या बोलता है, एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन इज 30 years। तो हमें सबसे पहले इनकी टोटल एज निकालनी है, और टोटल एज आप सबको पता है क्या होता है, इट इज 30 into 2, 60 years, है ना, और एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, तो 60 years। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट, और यू हैव टू डिवाइड 60 इन द रेशियो 4:1। अब क्योंकि मुझे सिर्फ सन की रेशियो एज फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं,
son's age is 1 out of total 5 into 60। ये एक नई चीज सिखा रहा हूं अभी। मतलब 4 हिस्से इन 60 लोगों में, इन 60 पार्ट्स में, इन 60 ईयर्स में 4 हिस्से फादर की एज के थे और एक हिस्सा सन की एज का था। तो सन की एज का कितना पार्ट हुआ? 1 out of 5 parts of 60, and that is why son is 12 years old. The age of the son is 12 years. So I've got A part as the answer, right? Now, the ratio between two numbers is 3:4. If each number be increased by 4, the ratio becomes 5:6. Find the numbers. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या दिया गया है? देखिए, जब हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो हम उसको कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब वैल्यू गिवन है, इसने एक पर्टिकुलर नंबर बोला कि ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे? हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि लेट टू नंबर्स आर 3x and 4x। और क्वेश्चन के मुताबिक इसने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3x और 4x में अगर 4 ऐड कर दो, कहता है इफ ईच नंबर बी इंक्रीज बाय 4, अगर दोनों नंबर्स को 4 इंक्रीज कर दूं तो इनकी रेशो चेंज हो जाएगी 5:6। इनकी रेशो हो जाएगी 5:6। ठीक है, अब जब भी हमारे पास इस तरह का केस बनता है, हम लोग हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो दिस मीन्स 6 into 3x plus 4 is equals to 5 into 4x plus 4। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन 18x plus 24 is equals to 20x plus 20, and then हम इसको ऐसे लिखेंगे 24 minus 20 is equals to 20x minus 18x। यहां से आपके पास बच्चे बन जाएगा 4 is equals to 2x, x is equals to 2। Once you get the value of x, right, तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास a का वैल्यू, सॉरी, आपके पास 3x is equals to 3 into 2, यानी नंबर इज 6, and 4x is the value is 4 into 2, number is 8। So your answer will be 6 and 8। So in that case, A part is the answer for us। तो वेरी सिंपल, जैसे जैसे चीजें हमें पूछी जाएंगी हम वैसे वैसे इसको हैंडल करते जाएंगे। नाउ ये एक में एक छोटी सी चीज है, इसको इसके ऊपर मैं बाद में आपसे बात करता हूं, हम कुछ आगे बात करेंगे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, वन मैन एड्स 11 liters ऑफ वाटर टू 14 liters ऑफ मिल्क। अब देखें, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज समझाने वाला हूं, जो कहता है एक आदमी है, उसके पास एक कंटेनर है, उसने उस कंटेनर में वाटर मिला दिया। इसमें ऑलरेडी 14 liters मिल्क था, इसमें इसने 11 liters वाटर मिला दिया। ये कंटेनर ए है। और एक और कंटेनर है मेरे पास बी, इसमें 13 liters मिल्क था और इसमें 12 liters वाटर मिला दिया इसने। अब ये हमसे पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर्स। तो सिंपल सी बात क्या है जी, कि हमारे पास पहले कंटेनर में मिल्क कितना है? 14 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 25 पार्ट्स। 14 और 11 25 पार्ट। देखो टोटल इस कंटेनर में 25 हिस्से थे, 14 हिस्से मिल्क के और 11 हिस्से पानी के। सेम इज द केस सेकंड कंटेनर की बात करें तो टोटल 25 हिस्से थे इसमें भी,
लेकिन इस केस में 13 हिस्से मिल्क के थे और 12 हिस्से वाटर के थे, तो टोटल 13 आउट ऑफ 25 पार्ट इज द वाटर, सॉरी इज मिल्क। अब ये बोलता है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मिल्क इन द टू रेशियोज। तो आपके पास सिंपल सी बात क्या आ जाएगी, मिल्क 1 is to मिल्क 2 is 14/25 is to 13/25. ये 25 are cancelled, they are cancelled. Just a second. तो हमारे पास जो रेशियो बन जाएगी वो 14:13 बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मजेदार बात, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मेरा बेस सेम हो जाए, अब देखो हमारे पास टोटल इस केस में भी 25 है और इस केस में भी 25 है, तो हम लोग ना अगर ये कुछ नहीं भी लिखते, डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते 14 लीटर्स मिल्क एंड 13 लीटर्स मिल्क। अगर टोटल सेम है, यहाँ पे दोनों का टोटल सेम था, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते थे। लेकिन अगर टोटल सेम नहीं होगा, फिर हम लोगों को एक अलग तरीके से करना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, आप इसी तरह से, आपको मेरी बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। तो 1 man adds 7 liters of water in 18 liters of milk. And another 9 liters of water in 26 liters of milk. Find the strength of milk in 2 containers or in 2 mixtures. अब देखो यहां पे हमें ना पिछले क्वेश्चन में इफ यू सी, तो पिछले क्वेश्चन में हमें ना पहले ही शुरू में ही पता चल रहा था 11 and 14 25, 12 and 13 25, तो यहाँ पे सीधा पता लग रहा था। बट यहाँ पे टोटल सेम नहीं है, तो हमारे पास क्या जाएगा, हम लोग इसको अब डायरेक्टली यही बात करते हैं कि इसने, जैसे मैं दिखाया कि भाई इसने 7 लीटर्स वाटर डाला इन 18 लीटर्स मिल्क, ठीक है जी, राइट। तो ये आपके पास टोटल कितना आ गया, 25 लीटर इसकी टोटल क्वांटिटी थी। एंड इसने 9 लीटर्स डाला इन 26 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास जस्ट 9 लीटर्स वाटर इन 26 लीटर्स मिल्क, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 35 लीटर्स आ गया। अब मिल्क इन द फर्स्ट केस इज 18 out of 25 and milk in the second case is 26 out of 35। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है दोनों स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क की, तो ये आप क्या आएगा 18/25 is to 26/35। अब एक और बात, आपको ना इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर ये पहले कटते हैं आप इसको काट सकते हैं, 9 2 18, 13, 5 5 25 एंड 7, ठीक है। एंड देन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग इट एज 7 9 63, 13 5 65। सो फाइनल रेशियो जो हमारे पास इस केस में मिलेगी वो मिलेगी 63:65, राइट। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। सो इस तरह से हम इस चीज को हैंडल करेंगे, इस तरह से आगे लेके चलेंगे।
ठीक है, तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई, जब टोटल सेम है तो कैसे लेना है, और जब टोटल सेम नहीं है तो कैसे लेके चलना है, राइट। तो चले जी, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, अभी हम लोग ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज सीखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, इस तरह के क्वेश्चन, और आपके एग्जाम्स में मुझे लगता है जरूर पूछे जाएंगे। द क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक दिस, इफ ए इज टू बी इज 3:4 and B is to C is 5:3, आपको फाइंड आउट करना है A is to B is to C क्या होगा। ठीक है, आपको ये लेके चलना है। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि हमारे पास इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो कौन बना रहा है। देखिए, A is to B is 3:4, B is to C is 5:3, और हम इसको क्या लेके चल सकते हैं, हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं कि भाई ये जो बी है दोनों के बीच का बी, इस बी को हम लोग क्या करेंगे, इस बी को हम लोग सेम बनाएंगे। हमारा मेन मकसद है इस बी को सेम बनाना, और बी को सेम बनाने के लिए हमें सेम चीज करनी पड़ेगी। हम इसको ऐसे करेंगे, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतनी सी बात करनी है, मतलब वी हैव टू मेक दीज टू सेम। तो आपके पास ये क्या बनेगा, यू विल बी फाइंडिंग इट एज, देखिए 5 के साथ आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 5 तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली जो मैंने आपको चीज बताई कि आपने दोनों बीज को सेम करना था। दोनों बी को सेम कैसे होगा, दोनों बी आपके पास सेम होंगे जब आप इस वाले बी को 5 के साथ मल्टीप्लाई नीचे वाले बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाले बी को अगर आप ऊपर वाले बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब भी आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी उसका बाकी टर्म्स भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, आप देखें, जब आप इसको इंटू 5 करेंगे इस पूरे टर्म्स को, दिस विल गिव यू 15:20, और जब आप इस पूरी टर्म्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 20:12। तो आपके पास दोनों बीज की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो आपके पास बन जाएगा A:B:C एज 15:20:12। एक और एग्जांपल बताता हूं, आपको मेरी बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल A:B आपके पास है 2:3, और B:C है आपके पास 4:5 ही ले लेते हैं, चलिए। तो A:B:C के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों बीज को सेम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों बीज को आपने सेम करना है। तो वो कैसे होगा, जब एक बी की वैल्यू को आप दूसरी बी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आप एक पार्ट के साथ करेंगे वही आपको दूसरे पार्ट के साथ भी करना है। तो आपके पास इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8:12, और सेकंड केस में बन जाएगा 12:15। तो आपके पास A:B:C इज 8:12:15। तो इस तरह से ये, तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कुछ इस तरह से है कि आपके पास A:B दिया गया है,
B/C दिया गया है, तो आप सबसे पहले इसको B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और फिर इसको आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक बार इस B से दोनों A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार ऊपर वाले B को आप नीचे B और C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ A/B/C. लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो A/B इज 2:3, B/C is 2:3, and C/D is again 2:3. अभी हमसे बोलता है A/B/C/D का वैल्यू फाइंड आउट करिए. तो स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, लेकिन करूंगा वही. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, A/B is 2:3. फिर B/C की बात करेंगे तो 2:3. पहले हम इन दोनों को लेके चलेंगे. चलिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी पीछे समझा. पहले इस 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4:6. फिर इस 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6:9. तो हमारे पास बन गया क्या, हमारे पास सबसे पहले बन गया A/B/C एज 4:6:9. ये हमारा आ गया स्टेप 1. अब C/D बेटा आपके पास फिर से क्या दिया गया, 2:3. अब फिर से हम वही बात करेंगे जैसा हमने ऊपर किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान देंगे. ये 2 पहले, क्योंकि अब C बराबर करना हमें, पहले B को बराबर किया तो ABC मिल गया, अब C को बराबर करेंगे तो ABCD मिलेगा. तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. एंड जब हम इस 9 को लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा. तो आप देखें आपके पास क्या बनेगा, यू विल बी गेटिंग इट एज 4×8, 6×12, 9×18, और फिर इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×18 तो सेम ही आएगा क्योंकि दोनों सीज बराबर हो जाएंगे. एंड देन 9×3=27. तो ये हमारे पास 8:12:18:27 का रेशियो बन जाएगा हमारे पास. सो दैट विल बी द आंसर. तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर जेके एसएसबी तो पूछता ही पूछता है. तो आप जरा इसको देखें फिर आगे चलते हैं. चलिए जी, सेम चीज जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई होने वाली है. तो ये बोलता है द सम ऑफ 3 नंबर इज 105 इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3. यानी हम लोग मानते हैं कि 3 नंबर्स A, B और C हैं. पहले 3 दोनों का रेशियो है 2:3 एंड सेकंड इज टू थर्ड इज 4:5. फाइंड द सेकंड नंबर. अब सेकंड नंबर के लिए हम लोगों को पहले ABC का रेशियो पता होना चाहिए, तीनों का रेशियो. ठीक है, तो हम लोग यहां पे पहले रेशियो फाइंड आउट करेंगे. इट विल बी जैसे हमने भी पीछे किया, बिल्कुल वही चीज पहले रेशियो फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे बेटा, वही जो हम लोगों ने पीछे किया है. दिस इज 4×3=12, 4×2=8, 3×4=12 and 3×5=15. So we get it as 8:12:15. राइट. तो यहां पे हमारे पास 8:12:15 आ गया, ये हमारे पास रेशियो आ गया. राइट. अब देखिए
टोटल सम ऑफ 3 नंबर्स हैं, यानी 35 पार्ट्स इज 105, और आपको b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू है 12 पार्ट्स, विच इज 105 अपॉन 35 into 12. Yes, 35 threes are. So my answer is 36. So 36 matlab C part is the answer for us. Right? That is very nice. Ratio is fine. 8:12:15 and answer is 36. So most of you have given me the right answer. जिन्होंने भी आंसर दिए हैं, पर फिर भी मैं एक बार इसको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने कैसे किया। देखिए यहाँ पे हमारे पास A:B was 2:3 and B:C was 3:5। तो ये तो हमें डायरेक्टली ही मिल जाएगा, इसमें तो हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिकॉज बीज ऑलरेडी सेम थे, बी की वैल्यू ऑलरेडी सेम थी, तो इट इज 2:3:5। ठीक, अब हमें A:B:C की वैल्यू मिल गई, डेट इज 2:3:5, ये रेशियो हमें मिल गई। और इस बार C:D था हमारे पास 9:11। अब हमारा काम क्या बनता है कि ये दोनों C's को सेम किया जाए। वी हैव टू मेक दीज टू C's सेम। ठीक है जी, हमें ये दोनों C's को सेम करना था, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, इस 5 और 9 को बराबर कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, एंड वी हैव गॉट इट एज 18:27:45, और यहां पे 5 को भी हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 55 आ गया। सो ये हमारी A इंटू B इंटू C इंटू D बन गया। दिस बिकम्स A इज टू B इज टू C इज टू D। बट प्रॉब्लम वाज दिस कि हमारे पास ऑप्शन में ये आंसर नहीं था, तो हमने देखा यार कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो हमें सेम आंसर बना के दे सकती है, या हम कौन सी ऑप्शन को, अब उसके लिए टेबल्स का होना थोड़ा सा जरूरी है। तो अगर हम इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट द डिजायर्ड आंसर। बिकॉज अब 3 से कैसे पता चलेगा, बिकॉज हमारे पास ना फर्स्ट टर्म सबकी 54 दी हुई है, यानी वो 18 का 18 इंटू 3 होता है। सो डेट हैज गिवन अस द हिंट कि यार ये 54 इज टू 81 इज टू 135 इज टू 165 है। दिस इज द आंसर फॉर अस। तो आई होप यू आर एबल टू फाइंड आउट कि आंसर किस तरह से निकालना है। वैसे बहुत सारे बच्चों ने निकाल के दिया था मुझे ये, तो लेट अस मूव फर्दर विद द नेक्स्ट टाइप। अब क्या होता है, एक और नेक्स्ट टाइप है, दैट इज क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है आपसे, इन ए मिक्सचर ऑफ milk and water, ratio of milk and water is इन, हम इसको ऐसे ले लेते हैं, 80 लीटर, in 80 liters, just a second,
in 80 liters mixture of milk and water, ratio of milk is to water is 11:5. How much water should be added so that ratio becomes 11:8? अब ये क्वेश्चन जो है, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए पहले इसी पे बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि इन 80 लीटर्स, अब ये एक मिक्सचर है, इसमें 80 लीटर्स मिक्सचर है और मिल्क इज टू वाटर जो है दे आर इन द रेशियो 11:5, यानी मिल्क इज 11 आउट ऑफ 16 पार्ट्स है टोटल, 11 पार्ट्स मिल्क के, 5 पार्ट्स वाटर के, ऑफ 80। तो 55 लीटर्स इसमें मिल्क है एंड बाकी का बचा वाटर है। ऑफ कोर्स वाटर आप 5/16 इंटू 80 कर सकते हैं। ये 25 लीटर्स आ गया। अब ये बोलता है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो हम कहते हैं वाटर एडेड बी एक्स। सो इसका मतलब क्या आ गया कि भाई मिल्क तो 55 लीटर्स ही रहा और वाटर 25 लीटर्स था, जिसमें जब x लीटर्स और डाला गया तो ये रेशियो चेंज होके 11:8 होगी। बस दिस इज द होल थिंग विच वी नीडेड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, कि ये एक्सप्रेशन या ये रेशियो हमने किस तरह से बनाई। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास मिल्क वॉज 55 लीटर्स, वाटर वॉज 25 लीटर्स, और उसी वाटर में x लीटर वाटर जब ऐड होगा तो वाटर में ही ऐड करेंगे, और वो रेशियो हमारी 11:8 हो गई। बस इसके बाद तो कैलकुलेशंस है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, मैंने आपको बताया कि आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 55 × 8 इज इक्वल्स टू 11 × 25 + x। अब देखिए कैलकुलेशन का सबका अपना अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि यार कैलकुलेशन को छोटा किया जाए। 11 5 फिर ये 8 5 40 आ जाएगा, 25 + x आ जाएगा, एंड 40 - 25 इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 15। तो 15 लीटर इज द आंसर। So 15 liters should be added. This is the answer for us. Right? तो इस तरह से हम लोगों के पास ये एक क्वेश्चन है जिसको हम कर सकते हैं। Same is the case. I'll be going for another one. एक और मैं करूंगा and then next वाला आप करेंगे। तो be ready for that question. तो चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन फिर से मैं, हमारे पास इस बार 153 लीटर्स है। इस कंटेनर की टोटल कैपेसिटी है 153 लीटर्स। मिल्क इज टू वाटर इज 1:6। मिल्क इज 1 पार्ट, सॉरी ये 11:6 है, इसको ठीक कर लीजिएगा सभी लोग। दिस इज 11:6, दिस इज इन द रेशियो 11:6। इसको आप ठीक कर लेंगे अभी सभी लोग। तो हमारे पास मिल्क इज टू वाटर इज 11:6, तो इसका मतलब मिल्क कितना है, 11 पार्ट्स
out of 17 of 153. That gives us 99 liters. And water कितना है? Water is 6 parts out of 17 into 153. So ये भी आपके पास 66 लीटर्स आ गया. अब वही water added is X. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 99 लीटर्स मिल्क, 66 लीटर वाटर में X लीटर वाटर और ऐड किया गया, और ये रेशियो क्या बन गई? ये रेशियो बन गई 3:2. बस इसको सॉल्व करना हमें, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर. सो ये ही मेन चीज है जिसको हम लोगों ने ध्यान देना. अगेन मैं कैलकुलेशंस को कैसे करूंगा? 99 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 66 प्लस एक्स. मेरी कोशिश रहती है 33, ये बन जाएगा 66. वेरी गुड, नाइस नाइस. सर 9 into 6 is 66 वाटर में. Sorry, here it was my mistake actually. That is why the calculation was coming wrong. It's 54 liter. 9 6 are 54 liters. So it is 54 plus x, and here it is 54 plus x. So it becomes 54 plus x, and 12 liter is equals to x. So this is the answer. Thank you for correcting me. And now you will do the next question for me. So you all have given me the right answer, that is 4 liters. चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. खैर, ये तो हमारी बात हुई थी सब डुप्लीकेट रेशियोज एंड इसके बारे में. तो ये जस्ट आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए. फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:25. तो सब डुप्लीकेट रेशियो अगर हमारे पास कुछ दिया गया हो, so it is only 16:25 का square root, and you know that square root is 4:5. right now हमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है. डुप्लीकेट रेशियो निकालना होता तो आप ठीक थे, 256:625, बट हमें इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है. सो इट इज 4:5. एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है, राइट, अगर हमें इस केस में ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है, तो A:B अगर 3:5 है, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो विल बी, yes, very nice. That is 3 cube is to 5 cube, and that will be 27:125.
राइट, यू हैव गिवन मी द राइट आंसर। अब हमारे पास इसी चीज को यूज करते हैं और बात हमसे के बाद डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, इनडायरेक्टली पूछी जाती है। अब यहां पे जब हमारे पास एरियाज गिवन होगा, तो एरियाज टू डायमेंशन पे आने के लिए हमें स्क्वायर रूट्स निकालने पड़ेंगे, यानी सब डुप्लीकेट रेशियो पे आना पड़ेगा। तो यहां पे उसने बोला कि भाई एरिया ऑफ 2 हेक्सागन्स आर इन द रेशियो 25:16, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो साइड्स के लिए हमें इनका सब डुप्लीकेट रेशियो लेना है, यानी स्क्वायर रूट लेना है। सो ये आपके पास सिंपली क्या बन जाएगा, 5:4। इट वॉज सिंपल, लाइक हमें जस्ट इसको देखना था। देन और अगर हमारे पास सपोज ऐसा दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और कर देते हैं, इफ रेडियस ऑफ और रेडियाई ऑफ 2 spheres are in the ratio 3:5, find the ratio of their volume। चलिए स्फेयर्स की जगह हम क्यूब्स ले लेते हैं, बात वैसे एक ही है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्योंकि सबको पता होता है तो इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास साइड्स का रेशियो दिया गया है, साइड 1:साइड 2 इज, और इसकी जगह हम साइड्स लिख देते हैं रेडियाई की जगह। अगर साइड 1:साइड 2 का रेशियो है 3:5, तो वॉल्यूम 1:वॉल्यूम 2 का रेशियो जो आएगा वो 3³ 5³ हो जाएगा, दैट इज 27:125। तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें जी, ये जो नेक्स्ट चीज हम लोग लेने वाले हैं, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिट डिफरेंट आल्सो। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से कर सकता हूं। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है द इनकम्स ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 4:3। if their expenditures are in the ratio 3:2 and each saves ₹2500, what are their incomes। मैं आपको ना इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इसको आपको करना क्या है, बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। आपने ऑप्शन यूज करनी है। इस तरह के क्वेश्चन में आपने हमेशा ऑप्शन यूज करनी है, यूज ऑप्शंस। कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हम इस बात को इस तरह से मानते हैं कि आप सबको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स होता है, या ऐसे भी बोल सकता हूं, इनकम जितनी अगर हम सेविंग्स साइड पे कर दे तो बाकी के पैसे हम एक्सपेंडिचर में यूज कर सकते हैं। तो इनकम माइनस सेविंग्स इज एक्सपेंडिचर। बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता है ना। बस हमने इन्हीं दो सिद्धांतों को, इन्हीं दो प्रिंसिपल्स को लेके चलना है। कैसे, अब ऑप्शंस लेते हैं। नंबर 1, अगर मेरे पास राम कहता है, राम और श्याम की इनकम है 4:3, ठीक। तो अगर राम की इनकम अकॉर्डिंग टू इट 10,000 है और श्याम की इनकम 7,500 है,
ये इनकम है, और हमारे को बताया गया कि दोनों की सेविंग्स जो है वो 2500 है। तो श्योरली इनका एक्सपेंडिचर क्या होगा? इनका एक्सपेंडिचर एक का आएगा 7500 और दूसरे का आएगा 5000। हमें देखना है ये एक्सपेंडिचर जो है इनका आपस में रेशो क्या है। हमें देखना है कि ये रेशो जो है क्या वो गिवन रेशो जो है क्वेश्चन में उसके बराबर है। दिस इज 5000, 0 and 0 cancel, this and this cancel, so this is in the ratio 3:2। yes, इसका मतलब हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर फॉर अस। अब आप सोचेंगे अगर कोई और ऐसा आएगा, जी नहीं, किसी और के साथ ये बात हो ही नहीं सकती, आप चेक करके देख सकते हैं। सो वैसे तो हमारा आंसर आ गया ए, लेकिन लेट्स से हम बी के साथ भी चेक करते हैं। बी की इनकम, बी में इनकम है 12,000 और 9,000, दे आर इन द रेशियो 4:3। हमारी पहली कंडीशन करेक्ट हो जाती है इस केस में, और फर्स्ट कंडीशन इज करेक्ट। सेविंग्स हैं दोनों की 2500, माइनस कर देते हैं दोनों केसेस में 2500 2500, ये 9500 आ जाएगा, ये 6500 आ जाएगा एक्सपेंडिचर। अब दोनों का रेशियो अगर हम चेक करेंगे ना तो ये रेशियो आ रही है 19:13। सो दिस इज नॉट द डिजायर्ड रेशियो फॉर अस, ये हमारे लिए डिजायर्ड रेशियो नहीं है, तो हम इसको लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब दिस कैन नॉट बी द आंसर फॉर अस। तो इस तरह से हम ऑप्शंस को लेके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस चेक विद अनदर वन। अभी यहां पे अगेन सेम क्वेश्चन है, ये बोलता है A and B are in the ratio 4:3. Okay. If the expenditure are in the ratio 5:2, if each saves rupees 4,900, what are their expenditures? ठीक है, अब हमें एक्सपेंडिचर्स पूछ रहा है। अगेन आपके पास हम लोगों ने क्या देखना है? हम लोगों ने देखना है कि यार इनकम्स होती हैं वो क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग्स, ये हम सबको पता है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। सेविंग्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, 4900 है दोनों की सेविंग्स, है ना। सेविंग्स क्वेश्चन में ही हम लोगों को बताया गया कि इट इज 4900 ईच। एक्सपेंडिचर को अगर मैं ऑप्शन से ले लूं और चेक करूं कि क्या वो इनकम की डिजायर्ड रेशियो बना रहा है 4:3, तो जो भी ऑप्शन मेरी इनकम की डिजायर्ड रेशियो बनाएगा 4:3, वही मेरा आंसर होगा। बस सिंपल सी बात है। तो लेट अस गो ऑन विद द ऑप्शन वंस अगेन। इनकम की बात करते हैं तो सपोज मैं ए की बात करता हूं, तो ए की इनकम क्या बन जाएगी अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चलता हूं। इफ आई टेक द फर्स्ट ऑप्शन 3500 प्लस 4900 इज इक्वल्स टू इट इज 8400। बी की ऑप्शन 1400 प्लस 4900 and it makes it 6300। और अगर हम इन दोनों इनकम्स का रेशियो देखें, it becomes 84:63 और 4:3, which is equal to the desired ratio। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास
देखिए मैंने क्या लिया, मैंने दोनों केसेस में इसका एक्सपेंडिचर लिया इस बार, क्योंकि मुझे एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना था ना, तो एक्सपेंडिचर ही ऑप्शन में, एक्सपेंडिचर जस्ट एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स शुड बी इक्वल्स टू इनकम, तो हमने ये यूज किया। तो मैंने ऑप्शन फर्स्ट से चेक किया कि क्या मेरा एक्सपेंडिचर और सेविंग जो थी वो इनकम की रेशियो 4:3 बना रही है, जो कि डिजायरेबल रेशियो थी। यस, तो अगर यही बना रही है तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। तो मेरा आंसर इस बार भी ए ही होगा। लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शंस के साथ भी एक बार चेक कर लें कि क्या जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सही है। देखिए हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में पूछा व्हाट आर देयर एक्सपेंडिचर्स, यानी ये जो ऑप्शंस हैं ये एक्सपेंडिचर्स हैं, कोई भी ऑप्शन हो सकती है हमारे लिए करेक्ट। सेविंग्स हमें गिवन है, तो हमारे पास अगर एक्सपेंडिचर अगर हम लोग सही ले लें और सेविंग्स हमारे पास गिवन है, तो वो मिलके हमारे पास इनकम्स का रेशियो बनाना चाहिए। वही मैंने चेक किया। मैं अगर बी ऑप्शन लेके चलता, एक्सपेंडिचर अगर मैं 4000 और 1600 लेके चलूं और दोनों में 4900 ऐड कर दूं सेविंग्स, तो इसका इनकम बन जाएगा 8900 और दूसरे का इनकम बन जाएगा 6500, जो कि किसी भी तरह से दूर दूर तक 4:3 के साथ हम नहीं ले सकते इसको। दैट मीन्स दिस ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर। सी ऑप्शन को लेके चलता हूं। अगेन एक्सपेंडिचर अगर मेरे पास 4500 है एक का, दूसरे वाले का है 1800 और दोनों में सेविंग्स ऐड कर दूं 4900 की, तो इट शुड कम इक्वल टू 6700 एंड 9400। अगेन दे आर नॉट इन द, बिकॉज हमें जो इनकम की रेशियो है वो 4:3 की चाहिए थी, क्वेश्चन में ये गिवन है द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। so again we cannot take this as the answer. So using option is the best way for finding out such questions. ठीक है जी, तो आप इसको नाउ क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है, अ बैग कंटेन्स ₹430 इन इट, और इसमें 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा के कॉइन है, और आपको बोलता है कि टोटल अमाउंट इन द बैग, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। राइट, अगेन हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वी आर हैविंग लॉन्गर मेथड आल्सो। तो मैं ऑप्शन के साथ पहले लेके चलता हूं, फिर लेके चलूंगा कि हम इसको और किस तरह से कर सकते हैं, फिर आपको जो चीज अच्छी लगेगी आप उसके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। सपोज मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलता हूं कि भाई 1 रुपए के 200 कॉइन्स है इनका नंबर, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी। अगर 1 रुपए के 200 कॉइन्स होंगे तो उसकी टोटल वैल्यू मेरे पास बनेगी 200 रुपए। राइट, अगर 50 पैसे के 280 कॉइन्स लेके चल रहा हूं तो उनकी टोटल वैल्यू 50 पैसा का मतलब हाफ अ रुपी, तो उसकी टोटल वैल्यू आधी हो जाएगी यानी 140 हो जाएगी। और अगर 25 पैसा के मेरे पास 360 कॉइन्स हैं तो 25 पैसा होता है 1/4 ऑफ अ रुपी, यानी उसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी 90 रुपीज। तो 1 रुपया जोड़ के टोटल 200 रुपया बना, 50 पैसे के टोटल वैल्यू 140 बनी और 25 पैसे के टोटल वैल्यू 90 रुपीज बनी।
आप इन सबको ऐड करोगे तो 430 आपके पास आंसर आ रहा है, जो कि डिजायर्ड अमाउंट था. सो ए पार्ट इज द आंसर फॉर अस. दिस हैज गिवन अस द आंसर एज ए पार्ट. ये हो गया एक तरीका करने का. दूसरा तरीका को हम लोग देखते हैं किस तरह से आएगा. वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई ₹1 के कॉइन्स, 50 पैसा के कॉइन्स और 25 पैसा के कॉइन्स जो हैं, दे आर इन द रेशियो, मिक्स्ड इन द रेशियो 5:7:9. तो हम इनकी ना वैल्यूज चेक करेंगे कि भाई अगर ₹1 के 5 कॉइन है तो 5 कॉइन जोड़ के टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? ₹5 की. 50 पैसे के अगर हम 7 कॉइन्स लेते हैं तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? 50 पैसे जोड़ जोड़ के अगर 7 कॉइन्स को जोड़ा जाए तो हमारे पास बनेगा 3.5 रुपीज, ₹3.5. और इसी तरह से 25 पैसे के 9 कॉइन्स को अगर मैं जोड़ता जाऊं तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आएगी? ₹2.25, 2.25. तो हम लोगों ने देखा कि यार इस तरह से जब हमने सब चीजें जोड़ी तो 21 कॉइन्स बने टोटल, और जिससे हमारे पास टोटल वैल्यू मिल रही है ₹10.75. मतलब ₹10.75 बनाने के लिए इस तरह से हमें 21 कॉइन्स की जरूरत पड़ी. ₹1 बनाने के लिए 21/10.75. और अगर मुझे ₹430 बनाने हैं तो मुझे कितने कॉइन्स की जरूरत होगी? 21/10.75 इंटू 430. तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले. तो टोटल कॉइन्स आ जाएगा. टोटल कॉइन्स आर ₹10, सॉरी, टोटल कॉइन्स हम लोगों को निकालने हैं. सो दिस विल बी 21/1075 इंटू 100 इंटू 430. मैं कैलकुलेशंस करूंगा. 25 4 एंड 3 43 10. तो मुझे मिल गए टोटल कॉइन्स 840. दीज आर द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. अब बोलता है अगर ये कॉइन्स आपको मिल गए तो बताइए ₹1 वाले कॉइन्स कितने होंगे? ₹1 वाले जिनके 5 हिस्से थे आउट ऑफ टोटल 21 ऑफ 840. तो 21 40 दिस गिव्स यू 200 कॉइन्स. तो देखिए 200 कॉइन्स हमारे पास आ गए. इसी तरह से आप 50 पैसा के कॉइन्स को लिए 7 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 कॉइन्स आ जाएंगे. और 25 पैसा कॉइन्स के लिए उनके 9 पार्ट्स हैं, उसको भी 40 से क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा 21 से कटेगा तो 40 ही आएगा. तो इसके 360 कॉइन्स हैं. तो हम लोगों ने वही चीज ऑप्शन से पहले फाइंड आउट कर ली थी, एंड दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर यूजिंग दिस ऑप्शन. अदरवाइज हमारे पास दूसरा मेथड है, हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं. नो, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, आप उसके हिसाब से इसको लेके चल सकते हैं. ठीक है जी. तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फर्दर. एक और क्वेश्चन है, अब इसको भी देखते हैं कि क्या ये बात हमारी इस पे लागू होती है. यस, बिल्कुल समझा रहा हूं. अगले क्वेश्चन को भी मैं इसी तरह से ही लेके चलूंगा और यही चीज है. अगेन इसने हमें बोला है कि एक बैग में 43.75 पैसा है और उस बैग में भी ₹1
50 पैसा एंड 25 पैसा के कॉइन्स है। इस बैग में भी 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा के कॉइन्स है। यही डिनोमिनेशन के कॉइन्स इसमें भी हैं। ठीक है जी। बोलते हैं द टोटल वैल्यू इज इतना, हाउ मेनी कॉइन्स, और ये बोलता है कि इक्वल नंबर है। इस बार इनका जो रेशियो है वो 1:1:1 का है। इस बार इन्होंने 1:1:1 का रेशियो लिया है। तो चलिए जैसे हम लोगों ने पहले किया था, हम एक बार फिर से इसको वैसे ही चेक करते हैं। ऑप्शन ए अगर मैं लेके चलता हूं, अगर मैं ऑप्शन लेके चलता हूं, तो 1 रुपए के 40 कॉइन्स विल मेक द वैल्यू 40। फिर 50 पैसा के 40 कॉइन्स, अब 50 पैसे के कॉइन्स जो है वो 1/2 रुपये के बराबर होते हैं, उसकी वैल्यू 1/2 रुपये होती है। इसलिए 40 कॉइन्स विल मेक 40 × 1/2 यानी 20 रुपीज। और 25 पैसे के कॉइन की वैल्यू जो है वो 1/4 ऑफ ए रुपी होती है। इसलिए जब ये 40 कॉइन्स हम लेंगे तो उसकी टोटल वैल्यू हमारे पास 10 रुपए बनेगी, और इस तरह से ये टोटल 70 रुपीज बनाएंगे। बट हमें चाहिए थे 43.75 पैसा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बी, जिसमें हर एक 25-25 कॉइन्स हैं। तो अगर 1 रुपए के 25 कॉइन्स हम लेके चलेंगे तो 25 रुपए। 50 पैसा के अगर हम लोग 25 कॉइन्स लेके चलेंगे तो हाफ ऑफ 25 इज 12.5। और अगर हम 25 पैसा के 25 कॉइन्स लेके चलेंगे तो ये 1/4 ऑफ दिस विल बी 1/4 ऑफ दिस विल मेक इट, ये 1 रुपए के 25 कॉइन, इसके 25 कॉइन, और अगर इसके भी 25 कॉइन्स हम लेके चलेंगे तो ये 6 रुपए 25 पैसे बनेंगे। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 43.75। सो इस तरह से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो डायरेक्टली 43.75 बनेगा। सो बी पार्ट इज द आंसर फॉर अस। तो हम लोगों ने दोनों तरीके से किए। मैं पिछला तरीका दोबारा से एक बार बताता हूं। एक तो ऑप्शन वाला तरीका था, वो तो ये रहा, इसको तो आप छोड़ दीजिए, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हमने ऑप्शन में सीधी 1 रुपए के अगर 200 कॉइन्स है तो कितना पैसा बनेगा, 200 रुपया बनेगा। 50 पैसे के आधा हो जाएगा और 25 पैसे में 1/4 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये था। तो हमने देखना है कि टोटल वैल्यू क्या हमारे पास गिवन वैल्यू के बराबर थी, जैसे कि यहाँ पे 430 था तो ये उसके बराबर बन रही है, तो यस दिस इज द आंसर। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम लोगों ने इसको चेक किया कि ये जो हमारे पास है ये 5:7:9 की रेशो में था। तो इसकी वैल्यूज क्या थी, इसकी वैल्यूज थी 5, 3.5 एंड 2.5। हमने देखा कि ये जो 21 कॉइन्स हैं ये मिलके 10.75 पैसा बना रहे हैं। तो आपने ये चेक करना कि भाई 10 रुपए 75 पैसे इस तरह से बन रहे हैं 21 कॉइन्स की वजह से। तो बताइए 430 रुपए कितने कॉइन्स की वजह से बनेंगे। वी हैव गॉट दैट कि उसके लिए हमें 840 कॉइन्स चाहिए होंगे, और बस फिर हमने उसी 840 कॉइन्स के 1 रुपी 50 पैसा और 25 पैसा में डिवाइड कर दिया। तो दैट इज ए सेकेंड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, एंड फर्स्ट वे इज दैट वी हैव यूज्ड द ऑप्शंस फॉर फाइंडिंग आउट सच क्वेश्चंस। 11 बजे। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट फाइन टू एवरीवन? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स।
अब यहाँ पे जो इसने बात दी है, पिछली केसेस में वो नंबर्स की बात कर रहा था, मतलब कितने कितने नंबर्स है कॉइन्स के, लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इनकी वैल्यूज की रेशो क्या है, इनकी वैल्यूज की रेशो क्या है। जस्ट सी द डिफरेंस। इसने बोला है कि बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा कॉइन्स हुज वैल्यूज आर इन द प्रोपोर्शन 4:5:6। ठीक है, तो हम इसको फिर से वैसे ही बात कर सकते हैं। अब इसमें बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। अब हमें ना बेसिकली क्या चाहिए, वी नीड कि टोटल कॉइन्स पता है, हमें इनकी वैल्यूज की रेशियो पता है, हमें इनके नंबर्स की रेशियो एक चाहिए बस। अगर हमें इसके नंबर की रेशियो मिल जाती है तो हमारा सारा काम खत्म हो जाता है। सो दिस इज 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो 4:5:6 एंड देयर नंबर्स आर इन द रेशियो। बस आपको इन नंबर्स के ऊपर जरा वो करना है। दिस इज कंपैरेटिवली इजियर वन, ये उसके मुकाबले इजी है। यहाँ पे बात वैल्यूज में गिवन थी, आपको इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है पहले। तो भाई अगर 1 रुपए के जोड़ जोड़ के हमें 4 रुपए मिल रहे हैं तो कितने कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, 4 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। बस आपने देखना है कि भाई कितने कॉइन्स की जरूरत पड़ रही है। 50 पैसे जोड़ जोड़ के 5 रुपए बना रहे हैं तो टोटल कितने कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, 1 रुपए के लिए 2 कॉइन्स, 5 रुपए के लिए 10 कॉइन्स। और 25 पैसा के ऐसे अगर हम देखें तो कितने कॉइन्स हैं, 6 कॉइन्स, 6 रुपए बना रहे हैं, वैल्यू उनकी 6 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है। तो अगर 6 रुपए बनाने के लिए हमें 25 पैसा के कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, 1 रुपए में 4 कॉइन्स चाहिए होते हैं, तो 6 रुपए में 24 कॉइन्स चाहिए होंगे। बस यही रेशियो हमें फाइंड आउट करनी थी। इट वॉज 2:5:12। दोबारा से बताता हूं, इस केस में आपको वैल्यूज की रेशियो गिवन है, 4:5:6 इज द रेशियो ऑफ द वैल्यूज। हमें सबसे पहले उनके नंबर्स की रेशियो बतानी कि भाई वो किस रेशियो में मिक्स हुए हुए हैं। तो आपके पास 1 रुपए के टोटल वैल्यू जो थी वो 4 रुपए थी, तो आपको कितने कॉइन्स चाहिए 4 रुपए बनाने के लिए, 1 रुपए के 4 कॉइन्स। 50 पैसे के टोटल वैल्यू 5 रुपए थी, तो इसका मतलब कितने कॉइन्स होंगे, 1 रुपए के लिए 2 कॉइन्स की जरूरत पड़ती है, तो 5 रुपए के लिए 10 कॉइन्स की जरूरत होगी। 25 पैसे के ऐसे जोड़ जोड़ के 6 रुपए बने हैं, तो 1 रुपए में 4 कॉइन्स की जरूरत होती है, तो 6 रुपए में 24 कॉइन्स की जरूरत पड़ी होगी। सो दैट मीन्स देयर नंबर्स आर इन द रेशियो 4:10:24, जिसको मैंने तोड़ के 2:5:12 कर दिया। एंड अब ये बोलता है 50 पैसा के कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसा के कॉइन्स हैं 5 आउट ऑफ 19 into 760. So that has given us 19 forza and 200 coins is the answer. So in this case, it is bit different from the previous question. चले, हम लोगों की बात हुई थी, मैंने आपको इनवर्स रेशियो की बात बताई थी, तो दिस इज समथिंग ऑन दैट। तो एक बार मैं क्वेश्चन इसके ऊपर एक बार करना चाहता था। ये बोलता है द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स इन द रेशियो 3:4:5। तो स्पीड ऑफ 3 कार्स, मैं इनको नाम दे देता हूं A, B and C, their speeds are in the ratio 3:4:5 and time taken is inverse ratio of speed. ज्यादा स्पीड पे हम चाहेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा। सो इट इज 1/3:1/4:1/5। बोलता है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम टू ट्रेवल द फिक्स्ड डिस्टेंस। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/3:1/4:1/5। अब ये इनवर्स रेशियो मैंने ले लिया, और मैंने आपको बताया था ना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ए वाली बात है तो ए को छोड़ दीजिए, बी इंटू सी ले लीजिए, बी को छोड़ दीजिए तो ए इंटू सी ले लीजिए, और सी को छोड़ दीजिए तो ए इंटू बी ले लीजिए। बस दिस बिकम्स 20
is to 15 is to 12. So this is the answer for us. It means D part is the answer. तो वही जैसे मैंने आपको बताया था 1/a is to 1/b is to 1/c. A को छोड़ दीजिए तो BC, B को छोड़ दीजिए तो AC, C को छोड़ दीजिए तो AB. So this will give you the direct answer. सेम चीज हम यूज करेंगे another question. Next, ये बोलता है a person distributes his pens among 4 friends A, B, C and D in the ratio 1/3 is to 1/4 is to 1/5 is to 1/6. ये बोलता है what is the minimum number of pen he should have. तो हम सबसे पहले इसका रेशो, वो अब यहाँ पे 4 लोग हैं तो हमारी बात हुई थी अगर 4 लोग होंगे ए को छोड़ेंगे तो बी इंटू सी इंटू डी, बी को छोड़ेंगे तो ए इंटू सी इंटू डी, सी को छोड़ेंगे तो ए इंटू बी इंटू डी और डी को छोड़ेंगे तो ए इंटू बी इंटू सी. ये आपके पास बन गया 120 is to 90 is to 72 is to 60 और फिर ये सब 6 से जाएंगे तो 20 is to 15 is to 12 is to 10. तो हमें पता लग गया जी A is to B is to C is to D का जो रेशियो है वो आ रहा है 20 is to 15 is to 12 is to 10. राइट. अब ये बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पेन कितने होने चाहिए, वो तभी होंगे जब इनका वो कॉमन मल्टीपल, जो मैंने शुरू में बात की थी ना, एक कॉमन मल्टीपल चाहिए होता है, वो कॉमन मल्टीपल अगर 1 होगा तो. सो दैट विल मेक इट व्हाट, दैट विल मेक इट 57 क्योंकि कॉमन मल्टीपल 1 होगा. तो मिनिमम 1 कॉमन मल्टीपल लेके चलता हूं तो ए के पास 20 पेन, बी के पास 15 पेन, सी के पास 12 पेन और डी के पास 10 पेन. मिनिमम ही शुड हैव 57 पेन्स. मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे पास. ठीक है. सो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है. वैसे ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको टच जरूर कर लेंगे ताकि चीजें हमारे लिए कभी डिफिकल्ट ना रहे. तो हमारे पास क्या गिवन है, ए बकेट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन 6:5. तो A:B है 6:5. ठीक है. यानी अगर if 33 liters of mixture is replaced by 33 liters of liquid B, then the ratio of the 2 liquid become 3:4. okay. इसमें ना टोटल लिक्विड नहीं बताया कितना है, तो अगर मैं टोटल मान लेता हूं X लीटर्स तो A उसमें आ जाएगा 6/11 of X और B आ जाएगा 5/11 of X. अब इसने हमें बोला कि इसमें से 33 लीटर्स मिक्सचर बाहर निकाला गया. जब ये 33 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला गया तो A में से A का हिस्सा निकलेगा 6/11 of 33 और B में से B का हिस्सा निकलेगा विच इज 5/11 of 33. कहता है जब 33 लीटर मिक्सचर इसमें डाला गया, निकाला गया और फिर इसमें और 33 लीटर्स बी को ऐड किया गया प्लस बी में 33 लीटर्स और ऐड हो गया, तो ये रेशियो चेंज होके क्या बन गई, दिस रेशियो इज चेंज्ड एंड इट हैज बिकम 3:4. बिकॉज ऑफ दिस रेशियो चेंज टू 3:4.
ये थी जी सारी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 6/11x में से इसको हम कैंसिल कर दें तो 18 लीटर्स माइनस किया गया, 5/11x में इसी तरह से 15 लीटर्स माइनस किया और बाद में 3 लीटर्स ऐड कर दिया गया, तो ये रेशियो चेंज होके 3:4 हो गई। बस ये बात ही थी इस पूरे क्वेश्चन में कि भाई जितना भी ए था उसमें से 18 लीटर्स माइनस किया गया, बी जितना भी था उसमें से 15 लीटर्स माइनस कर दिया गया, बिकॉज जब 33 लीटर्स निकला बाहर तो 18 लीटर्स ए निकला और 15 लीटर्स बी निकला, और फिर उसमें हमने 33 लीटर्स जब ऐड किया तो ये रेशियो 3:4 में हो गई। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड वी आर एबल टू गेट अवर आंसर। -18 is equals to 3 into 5/11x, और ये -15 + 33 ये +18 हो जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, ध्यान से समझना इस बात को कि 33 लीटर्स बाहर गया और फिर बी हमने डाला तो बी ने 33 लीटर की डेफिशिएंसी कंप्लीट की, मतलब अपनी डेफिशिएंसी को तो उसने कंप्लीट किया ही किया, बट जितना ए बाहर निकला था ना वो डेफिशिएंसी भी कंप्लीट की, तो ए टोटल 18 लीटर्स बाहर निकला था, तो एंड में 18 लीटर एक्स्ट्रा बी ऐड हुआ। ठीक है जी, ठीक। तो हम लोग दोबारा से इसको एक बार चेक करते हैं। यहां से हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि ए और बी जो है वो 6:5 की रेशियो में है इनिशियली। तो ए वॉज, अगर हम टोटल मिक्सचर को x लीटर्स मान रहे हैं तो ए उसमें कितना था 6/11 और बी कितना था 5/11। फिर कहता है कि इसमें से 33 लीटर्स मिक्सचर बाहर निकाला हमने, उस 33 लीटर्स मिक्सचर में ए और बी की रेशियो सेम रहेगी 6:5, तो ए विल be taken out 6/11 of 33 and B will be taken out 5/11 of 33, राइट। फिर बोलता है कि उसके बाद 33 लीटर्स बी ऐड किया गया, तो देखिए 33 लीटर्स को बी ऐड किया गया तो हमारे पास ये रेशियो 3:4 की हो गई। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ए वॉज 6/11x, तो उसमें से एक्चुअल में 18 लीटर्स बाहर निकला, बी वॉज 5/11x, उसमें से 15 लीटर बाहर निकला और 33 लीटर्स ऐड भी किया गया, जिसकी वजह से रेशियो 3:4 की रेशियो में होगी, राइट। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखें तो यह आ जाएगा 24/11x -72, 15/11x +54, 24/11x -15/11x is equals to 54 + 72. 9/11x is 126. X is equals to 126 into 11/9. 9 14s are, so it gives us 154 liters. ये जो 154 लीटर्स आया, ये हमारे पास टोटल मिक्सचर का क्या आया, वैल्यू आया, टोटल मिक्सचर जितना था। लेकिन इसने पूछा है हाउ मच लिक्विड ए वाज देयर, इसने पूछा कि इनिशियली ए कितना था। ए हमारे पास इसमें 6/11 पार्ट था, तो ए इज 6/11 ऑफ 154, दैट इज 11 14s, so it is 84 liters. So we have got the final answer as 84 liters. So this is the final answer for us, right? नहीं, इसका हम लोग
कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों को फिलहाल ऐसे ही लेना चाहिए. दिस इज हेल्पफुल फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग. तो आप इसको रिवाइज करेंगे. यू विल बी doing whatever we have done today, and then you will be just keep on looking at the video. आपको पता ही है वीडियो हमारे YouTube चैनल पे हम लोग अपलोड कर देंगे. एंड वट एवर यू हैव स्टडी टूडे दैट विल बी टोल्ड टू यू. आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वी आर ऑलरेडी हैविंग अवर दैट ऐप के ऊपर आप सब लोग हैं. आप ऐप के ऊपर जिसको भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन सेंड द मैसेज, वी विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू. और उसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल योर मेंटर सो दैट इफ इट इज रिक्वायर्ड तो आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक टू यू. तो आज इतने रखते हैं. इसको नेक्स्ट टाइम आगे लेके चलेंगे. आपको पता ही है कि ये वीडियो आपको शाम तक आपके पास आ जाएगा. आपका जो हमने क्लासरूम नोट्स हैं ये जस्ट अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग द थिंग्स, कीप ऑन जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. टेस्ट प्लीज टाइम पे दीजिए. टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप लोग टेस्ट में थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं तो टेस्ट जरूर देने हैं आपने. राइट. yes, practice questions will be again shared with you, that will be sent to you. तो आज इतने ही रखते हैं. बाकी नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. और आप सबको फिर से मैं यही बोलूंगा कि कीप द जोश हाई. बाय फॉर टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर एंड जय हिंद.